हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं हरीश कुमार आपके साथ। आज हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी ऑफ इन द यूनिट सेल और डेंसिटी एंड द क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। आज शुरू करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन एंड परसेंटेज ऑक्यूपेंसी या परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस इन ए यूनिट सेल। सपोज यू आर गिवन इन यूनिट सेल, आपके पास एक यूनिट सेल है। You know what are the types of unit cell? There are different type of unit cell such as simple cubic, body centered and face centered unit cell. So in those unit cell there are the different sites or where atoms are present. अलग अलग sites होती हैं जहाँ पे atoms present होते हैं। तो पूरे क्यूब के अंदर कितना परसेंट स्पेस है वो एटम्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है एज कंपेयर टू द टोटल स्पेस। सपोज यू आर इन ए हॉल और इन ए रूम, तो उस रूम के अंदर कितना स्पेस है बुक्स ने और अदर मटेरियल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है बजाय टोटल वॉल्यूम के, तो वो कहलाएगा। अगर उसका कंपैरिजन रेशियो निकालेंगे आप परसेंटेज में, तो दैट विल बी कॉल्ड एज परसेंटेज ऑक्यूपेंसी। इन द सेम वे वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज ऑक्यूपेंसी इन द यूनिट सेल। ठीक है जी। तो यूनिट सेल के अंदर कितना परसेंटेज ऑक्यूपेंसी होगा, तो ये आपने कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, तो हम परसेंटेज फ्रैक्शन की बात करते हैं। पीएफ, व्हाट इज पीएफ? इट इज नॉट अ प्रोविडेंट फंड, राइट? इट इज परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन। इट इज पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे ऑक्यूपाइड स्पेस, ऑक्यूपाइड स्पेस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम, यूनिट सेल की बात हो रही है तो यूनिट सेल का हो गया ये सारी यूनिट सेल। और पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? परसेंटेज फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम आता है, ये ध्यान रखिएगा। और एफिशिएंसी निकालेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए एक एक यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर इसको एससीसी भी लिखा हुआ जाता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, राइट? तो इसका परसेंटेज फ्रैक्शन निकालना है। परसेंटेज फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड स्पेस क्या हो सकता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। अब कितने एटम्स हैं? सपोज इसके अंदर मैं मानता हूं जेड एटम्स है, और एक एटम का वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, राइट? वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। तो टोटल वॉल्यूम आ गया ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला है परसेंटेज फ्रैक्शन का। अब हमारे पास में अलग अलग रिलेशन थे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज फ्रैक्शन। सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं इसके अंदर? जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ 1 होते हैं यार, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 होता है। और वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, वॉल्यूम क्या होता है? एटम को हम स्फीयर मान के चल रहे थे, 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, इतनी चीज़ें तो मैथ्स की आनी चाहिए आपको, ठीक है? और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a⁻3। ए क्या है? साइड ऑफ यूनिट सेल, ए क्या है? साइड ऑफ यूनिट सेल। और सिंपल क्यूबिक के लिए रिलेशन निकाला था मैंने, ठीक है? उसके बारे में बात भी की थी, A = 2R, ये रिलेशन होता था, राइट? सो आप पुट करिए ये वैल्यूज। क्या आता है? पीएफ पैकिंग फ्रैक्शन जेड 1, नंबर ऑफ एटम 1 होता है एफिशिएंटली। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब को कैसे लिखा जा सकता है? आर के टर्म में लिखेंगे, 2r⁻3, इसको लिखेंगे 2r⁻3 कितना हो जाएगा?
8 raised to multiplied by r raised to power 3. R is cancelled by r, so what you will get 4 upon 24 pi, right? You can also simplify it or can get pi upon 6, right? So this value is calculated, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई है, ये वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 0.5233। पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक के लिए याद रखना है, ये वैल्यू आती है। पैकिंग एफिशिएंसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पैकिंग एफिशिएंसी, चांद सितारे बना ले, इस पे क्या करेगा 100 से मल्टीप्लाई कर देगा तो ये आ जाएगा 52.33 अप्रॉक्सीमेटली, इसको लिखा जाता है 52.4, राइट? ये वैल्यू आपको याद ही होनी चाहिए, कैलकुलेट नहीं करेंगे एग्जाम में, और ना ही बहुत कम ही कैलकुलेट करवाना पूछा जाता है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव डेराइव्ड इट। आपको याद रखना है पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक के लिए होती है 52.4%। ठीक है जी, अब बात करते हैं बीसीसी के बारे में। किसके बारे में? बीसीसी के। तो फॉर्मूला हमने निकाला था पैकिंग फ्रैक्शन का, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, Z इज इक्वल टू 2। वॉल्यूम ये तो बदलने वाला नहीं है क्योंकि हम स्फीयर मान के चल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, अरे बोलो जी, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये बदलने वाला नहीं है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमेशा होता है कितना? ए क्यूब। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर ये बदल जाता है बीसीसी के लिए। बीसीसी के लिए रिलेशन होता है 3a इज इक्वल टू 4r। सो यू कैन ऑल्सो राइट a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3। ठीक है, चलो यहां तक हो गया, शाबाश। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए पैकिंग फ्रैक्शन Z इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब को लिखेंगे 4r अपॉन √3 इसका क्यूब। ये वैल्यू आ गई आपके पास में। इसको थोड़ा फेयर एंड लवली लगा दीजिए, साफ सुथरा कीजिए इसको। साफ सुथरा होता है कि फेयर एंड लवली से? आई डोंट नो। 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 64 अपॉन √3 की पावर 3 है तो √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 ये आ गया। √3 इंटू √3 3 आ गया, और साथ में एक √3 और बच गया, साथ में एक √3 और लिख दिया। रेज़ टू पावर r रेज़ टू पावर 3, r से r कैंसिल, 8 से 8 पे चला गया, 3 से 3 कैंसिल। ये वैल्यू आ गई आपके पास में अप्रॉक्सीमेटली √3/8 पाई। ये भी पूछ सकता है आपसे। जो इसको कैलकुलेट करेगा, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली बच्चे, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आती है 6.68। क्या आती है? 0.68। और पैकिंग एफिशिएंसी क्या निकलेगा? 100% से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 68%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख ले, आ सकता है एग्जाम में। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC इज इक्वल टू 68%। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? FCC के बारे में। FCC क्या है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है जी। Z नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4, वॉल्यूम ऑफ एटम सबको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब सबको पता है ए क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर फॉर द FCC यूनिट सेल आपको पता है, ये होता है √2a इज इक्वल टू
4r। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 4r अपॉन √2, राइट। चलिए सारा मसाला तैयार है, अब इसको पकाते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब की वैल्यू 4r डिवाइडेड बाई √2 रेज टू पावर 3। ठीक है जी, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 16/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 64 r क्यूब 4 रेज टू पावर 3 64 r क्यूब डिवाइड बाई 2√2 मल्टीप्लाइड बाई √2, ये वैल्यू आ जाएगी 2√2 बिकॉज ये दोनों 2 बन गया तो 2√2। मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको ताकि आप पूरा बेसिक से एडवांस तक पहुँच जाएं और सभी तैयारी कर पाएँ आराम से। 16 ये चला जाएगा 4 पे, तो पावर 3 से पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास वैल्यू आएगी 2। इसको 2 को भी कैंसिल कर दे 2 टाइम्स। ठीक है, आप कैंसिल अपने आप से भी कर सकते हैं, इसको देखेंगे तो शायद समझ में नहीं आए, आप कैंसिल खुद से करके देखिएगा। तो ये आ जाएगा √2 डिवाइड बाय 6 पाई, राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पाई, राइट। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 हो गया, और 2 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाय √2। 1√2 से 1√2 कैंसिल, ये वैल्यू आएगी पाई अपॉन 3√2। सो आपको ये वैल्यू भी थोड़ा सा दिमाग में रखनी है, कई बार पाई की फॉर्म में पूछ सकता है। पैकिंग फ्रैक्शन ये कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.74। पैकिंग एफिशिएंसी बोलो जी, 100 से मल्टीप्लाई कर दे, वैल्यू आएगी 74%। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC यूनिट सेल 74%, राइट। सोते जागते उठते बैठते ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कोई नींद में भी जगा के पूछे तो ये वैल्यू बतानी चाहिए आपको, क्योंकि ये वैल्यू इतनी इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आपके अकॉर्डिंग ये यूनिट सेल ख़त्म हो गई है, परसेंटेज हमने निकाल लिया है, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी निकाल लिया है, तो मैं कहूँगा नहीं, एक यूनिट सेल और बची हुई है। क्या है वो? उसको डिस्कस नहीं किया था और ये यहीं पे डिस्कस की जाती है। नाम है हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल है। ठीक है जी, ये कैसी होती है देखिए, तो इसको मैं बताता हूँ आपको, ये यूनिट सेल कैसी होती है। हेक्सागन टाइप से होती है ये। हेक्सागन सुना है? रेगुलर हेक्सागन, जिसमें 6 साइड होती है हेक्सागन की। हेक्सागन हैज 6 साइड्स, राइट। दिस टाइप साइक्लो हेक्सेन टाइप, इस तरह का उसका बेस होता है। साइक्लो हेक्सेन टाइप का बेस होता है, और इनको अगर मैं कर दूं, पीछे वाले एटम को मैं कनेक्ट कर दूं, यदि इससे आगे वाले एटम को मैं कनेक्ट कर दूं, इस वाले एटम से पीछे वाले को, ऐसे ही सिमिलरली सारे एटम्स को मैं कनेक्ट कर दूं, तो आपके पास में ये हेक्सागोनल यूनिट सेल आ जाती है। हेक्सागोनल यूनिट सेल आ जाती है ऐसी, और ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है। क्या ये तो अगरबत्ती का पैकेट जैसा लग रहा है? नहीं, ऐसा अगरबत्ती का पैकेट भी आता होगा, तो आप उसे कोरिलेट कर सकते हैं, वो हेक्सागन टाइप का है, राइट। तो इसमें एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं मैं बता देता हूँ। कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ये कॉर्नर्स हैं यूनिट सेल के, राइट। ये कॉर्नर्स हैं यूनिट सेल के, और एक सेंटर पे प्रेजेंट होता है, फेस सेंटर बोलते हैं इसको। ठीक है जी, और इनको अगर हम जोड़ते हैं, इन सभी को जोड़ते हैं,
तो 6 ट्राइंगल बनते हैं हमारे पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना, जिनकी साइड्स सारी बराबर होती हैं। ये अगर ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ऐसे ट्राइंगल बनेंगे 6। सिमिलरली ऐसे, ठीक है जी। और 3 एटम इसके बॉडी सेंटर में बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द यूनिट सेल। सपोज अगरबत्ती के पैकेट के बीच में 3 कंचे लटके हुए हों और ये आपके पास में एक यूनिट सेल है, इसको कहते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालने से पहले नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसका जेड निकालने की, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये बात करेंगे हम। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल बेस कैसे निकालोगे? तो देखिए आपके पास में इस एटम की बात करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज, बिकॉज इट इज ए 3D डायग्राम और वी आर रिप्रेजेंटिंग इट इन 2D बोर्ड। सपोज दिस इज ए यूनिट सेल, आपके पास में ये आपके पास में एक हेक्सागोनल यूनिट सेल है। सपोज इसके इस कॉर्नर पे आपके पास में ये एटम प्रेजेंट है। इस वाले एटम को मैं ये कह रहा हूँ ये वाला कॉर्नर वाला एटम है, राइट। और ये वाला एटम है वो एक यूनिट सेल यहाँ पे होगी, एक यूनिट सेल इसके साइड में होगी, एक यूनिट सेल इसके सामने होगी। तो 3 यूनिट सेल से ऑक्यूपाई होगा एक ही सरफेस पे। इस सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला एटम है, इस सरफेस पे 3 एटम से ऑक्यूपाई होगा, एक उधर की तरफ और एक इधर की तरफ। क्योंकि ये एंगल है 120 का, ये एंगल कितने का है 120 का, और एक पॉइंट के अराउंड एक सर्किल में कितने एंगल होते हैं 360। तो 120 एक हो गया, तो 360 डिवाइड बाई 120, तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास में 3। इसका मतलब 3 यूनिट सेल हो सकती है, एक यहाँ पे होगी साइड में और एक यहाँ पे होगी, एक सरफेस पे होगी। अब 3 यूनिट सेल एक सरफेस पे, इतने प्लेन सरफेस पे होगी, तो 3 यूनिट सेल इसके ऊपर भी होंगी। अरे यार 3 यूनिट सेल इसके ऊपर भी होंगी, तो टोटल ये वाला जो एटम है, ये एटम 6 यूनिट सेल से क्या हो रहा है, शेयर्ड हो रहा है। कितने से हो रहा है 6 एटम, 6 से ये दिस एटम इज शेयर्ड बाय द 6 यूनिट सेल। तो कंट्रीब्यूशन इसका कितना होगा 1/6 होगा। कितना होगा 1/6 होगा। अब हमारे पास में देखिएगा ऐसे कितने एटम है कॉर्नर वाले, 6 तो ऊपर के वाले फेस पे हैं और 6 ही क्या है नीचे पे हैं। तो टोटल कितने हैं 12 एटम है। एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/6। ये क्या है कॉर्नर एटम कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर एटम कंट्रीब्यूशन। और ये क्या है, ये वैल्यू क्या है नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स, नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ये फेस के सेंटर पे है, सपोज ये एटम है इसके सेंटर पे है, सेम लाइक आपके पास में छत के बीच में है। तो ये छत के बीच में है, वो एटम क्या होगा छत से नीचे वाले कमरे में भी ऑक्यूपाई होगा जिसमें आप हैं, और ऊपर वाले कमरे में भी जिसमें आप नहीं हैं, उससे ऊपर जो भी कोई कमरा है तो उसमें शेयर्ड होगा। तो ये एटम पर्टिकुलरली ये एटम है वो ऊपर वाली यूनिट सेल में और नीचे वाली यूनिट सेल में आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला एटम है वो 2 यूनिट सेल्स में शेयर हो रहा है। कितने में 2 यूनिट सेल्स में शेयर हो रहा है। तो इसका कंट्रीब्यूशन पर एटम कितना हो जाएगा हाफ, जस्ट लाइक है FCC सेंटर्ड फेस सेंटर्ड एटम ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई ऐसे कितने एटम है जी 1 और 1, 2 एटम है ऊपर वाले फेस पे और नीचे वाले फेस पे, प्लस ये जो 3 एटम है, ये वाले 3 एटम ये क्या है बॉडी के अंदर है। तो बॉडी के अंदर है तो इनका कंट्रीब्यूशन कैसा है फुल कंट्रीब्यूशन है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3, राइट। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए 2 + 1 3 + 3 6 एटम पर यूनिट सेल इन ए हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर 6 एटम होते हैं पर यूनिट सेल, राइट। चलिए अब हमने नंबर ऑफ एटम निकाल लिया। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की। किसकी? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, तो इसका वॉल्यूम किसी का भी वॉल्यूम निकालना है और तो क्या करेंगे हम इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हेक्सागोनल बेस इंटू हाइट कर लेंगे, बेस इंटू हाइट। इसका बेस है ये वाला और ये इसकी सपोज ये हाइट है, ठीक है जी। सपोज क्या करना है ये इसकी हाइट बेस, तो बेस जो है वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे कितने हैं 6 हैं,
ये बेस हो जाएगा और इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास में। तो 6 हैं तो 6 मल्टीप्लाइड बाई इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3a/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है जी। मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट का क्या फॉर्मूला है? हाइट का फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला होता है 4r इंटू 2/3। 4r इंटू 2/3। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट करना चाहेंगे। a की वैल्यू ये मैंने बताया, ये कैसा है? स्पेस फिलिंग मॉडल, जैसे हमने बात की थी। इसका एक्चुअल क्या होता है सिस्टम? ये वाला जो एटम है, ये कॉर्नर वाला एटम इस साइड वाले कॉर्नर वाले एटम से टच होता है। ठीक है, ये दोनों टच होते हैं। तो ये आपकी क्या है? a है, ये a है, तो ये दोनों एटम टच है ऐसे, और ये पूरी डिस्टेंस है a, तो ये क्या होगा? r है और ये भी r है, तो a इजिकल टू क्या है? 2r है। तो यहाँ पे a इजिकल टू 2r पुट करेंगे। कर बाई कर, ये वैल्यू पुट करेगा 6 इंटू √3/4 इंटू a 2r का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4r इंटू 2/3 का अंडर रूट। ये वैल्यू कैलकुलेट करेगा, ये वैल्यू आएगी 4r स्क्वायर। 4r का स्क्वायर है तो 2r का स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर, नॉट 4 स्क्वायर, नॉट 4 स्क्वायर, 4r स्क्वायर। राइट, 4 से 4 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, 24, 1r और 1r, और ये 2 है तो ये r³ और √2 और बचा हुआ है, 22 इंटू √2r³। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आ गया आपके पास में। हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए तो ये वैल्यू लिख सकते हैं, z इजिकल टू, तो बच्चे आता है 6, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आता है 24 इंटू √2r³। अब जिंदगी आसान हो गई है आपकी। ये दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी थी। अब पैकिंग फ्रैक्शन भाग के निकलेगा। देखिए कैसे भागेगा। पैकिंग फ्रैक्शन इजिकल टू z, फॉर्मूला याद हो ही गया होगा आपको अब तक, z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम 4/3 πr³ डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, पका पकाया माल है, 4 इंटू √2 इंटू r³। ये हमने कैलकुलेट कर लिया था, पका पकाया है। ये वैल्यू r³ से r³ कैंसिल हो गया, 6 इंटू 4 24, ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई π/3√2। पहले एनकाउंटर कर चुके हैं क्या इस वैल्यू का? हाँ जी, इस वैल्यू की, इसका जो वैल्यू होती है वो 0.74 होती है। पैकिंग एफिशिएंसी भी 74 आएगी, 74% हो जाएगी। अरे क्या, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी यूनिट सेल भी 74% होती है, और पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल भी 74% होती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी यूनिट सेल एंड हेक्सागोनल यूनिट सेल इज 74, दोनों की ही 74 होती हैं। तो आज हमने ये 4 चीज़ें तो अभी तक बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो ये चीज़ें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। बात करेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? डेंसिटी, किसी की भी डेंसिटी क्या होती है? आप निकालते हैं ना डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपको पता है डेंसिटी ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी यूनिट सेल की बात करते हैं तो मास ऑफ यूनिट सेल भी हो गया और वॉल्यूम भी किसका? यूनिट सेल का हो गया। अब मास ऑफ यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करें जी? तो हमारे पास, हमें पता है, मैंने बताया था आपको, जो मोलर मास होता है, मोलर मास होता है, ये होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम। अरे ये बात की है मैंने मोल कंसेप्ट चैप्टर में,
एटॉमिक वेट वाले में जहाँ मैं कैलकुलेट करवा रहा हूँ वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल में क्या होता है, मास ऑफ एनी एटम्स, एनी क्या है 6 × 10⁻23 अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू ले ली मैंने, एटम्स। इतने एटम्स का मास निकालते हैं, उन सभी का मास को जोड़ते हैं तो ये मोलर मास कहलाता है। अब यहाँ पे मोलर मास की ज़रूरत पड़ने वाली है अपने को, क्योंकि एक यूनिट सेल होती है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, क्योंकि और अलग अलग के लिए तो फिर अपने को अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे जो जनरली डायरेक्ट लिखा होता है बुक्स में। तो देखिए मास ऑफ, देखिए ये लिखेंगे हम 6 × 10⁻23 एटम्स हैज़ मास कितना होता है, m, मोलर मास होता है, उनका मास कितना होता है, m होता है। और 1 एटम हैज़ मास, कितना मास होगा भाई 1 एटम का, मोलर मास डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻23, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाई Na, क्योंकि Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं इसको। ठीक है जी, अब ये आ गया। और हमें निकालना है मोलर मास अलग अलग यूनिट सेल के लिए। तो अलग अलग यूनिट सेल में अलग अलग एटम होते हैं। सपोज Z एटम के लिए, Z एटम्स हैज़ मास, Z एटम के लिए मास क्या होगा, m/Na × Z। ये तो आ गया आपके पास में मास ऑफ यूनिट सेल। ठीक है जी, अब हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको पता ही है, वॉल्यूम ऑफ यूसी ब्राउज़र, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, A³ क्या होता है, A³, क्योंकि क्यूबिकल यूनिट सेल मानते हैं। अब डेंसिटी का पुट करिए, मोलर मास क्या है, Z × m/Na इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A³ × A³। यही फॉर्मूला आपने कॉपियों में, किताबों में, ठीक है, गाइड्स में, व्हाटएवर द सोर्स यू हैव टेकन, वहाँ पे आपने देखा होगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का ये फॉर्मूला होता है। मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि आप इसको प्रोसीजर को समझ लेंगे तो कई क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं होते हैं। ये प्रोसीजर आपको आता है तो आप डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो जनरली निकाली जाती है ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। किसमें, डेंसिटी की यूनिट जो होती है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज कैलकुलेटेड generally in g/cm³, g/cm³। इसका मतलब ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसकी यूनिट तो जनरली क्या होनी चाहिए, ग्राम होनी चाहिए, और ये जो है ये वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास में सेंटीमीटर क्यूब में। किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। और हमारे पास में जो एटम होता है बहुत ही छोटा होता है, और सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब की पावर -3। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब में मतलब ए जो है ये एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल हमें लेनी है जनरली किसमें, सेंटीमीटर में। किसमें लेनी है, सेंटीमीटर में। ठीक है जी, तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, जो पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, और जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, क्वेश्चन है Ag crystallizes in FCC and the density of Ag is 10.5 g/cm³। कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या क्या वैल्यू दी गई है, क्रिस्टलाइजेज इन FCC और डेंसिटी दे रखी है। तो FCC में क्रिस्टलाइज करता है तो Z की वैल्यू, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 4। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हो जाएंगे 4। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, रो इज इक्वल टू 10.5 g/cm³। राइट, and you have to calculate the as length of unit cell. as length of unit cell is equal to, you have to find out Ag दिया हुआ है आपको, मेटल क्या है, सिल्वर। तो आपको पता है डेंसिटी और
डेंसिटी और एज लेंथ में रिलेशन होता है। क्या है रिलेशन? डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। डेंसिटी की वैल्यू है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू जेड नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 मोलर मास ऑफ किसका? एजी का मोलर मास 108, याद रखना है आपको, ठीक है जी। कई बार दे देता है क्वेश्चन में और कई बार नहीं देता है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट एजी का मोलर मास होता है 108 डिवाइड बाई एन ए की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए सॉलिड के क्वेश्चन, डेंसिटी के क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए 6.022 नहीं लेंगे, 6 इंटू 10⁻23 ही ले लेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू निकालनी है ए क्यूब, जस्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई इट। सो यू विल गेट ए इज इक्वल टू 4 इंटू 108 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻23 इंटू 10.5। ये तो आ गया नीचे और ए की वैल्यू चली गई ऊपर, ठीक है जी। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, और जो भी वैल्यू आएगी आप उसका क्या कर लेंगे? क्यूब रूट कर लेंगे। ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ दिस वन, क्यूब रूट ऑफ, इसको लिखते हैं ऐसे, या फिर क्यूब रूट को लिख देते हैं ऐसे। ये भी वैल्यू, जो भी वैल्यू है 4 इंटू 108 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23 इंटू 10.5। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, सेंटीमीटर क्यूब में था तो आंसर आएगा सेंटीमीटर में, राइट। यू कैन गेट द आंसर इजीली बाई कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू। आप आसानी से ये वैल्यू कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ चलो पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए मेटल हैज एफसीसी लैटिस। एफसीसी लैटिस के ही क्वेश्चन मिलेंगे ज़्यादातर आपको। कैसे? एफसीसी लैटिस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल्स होते हैं वो एफसीसी बनाते हैं, ज़्यादा उनकी टेंडेंसी एफसीसी की होती है। मेटल हैज एफसीसी लैटिस है, एटॉमिक नंबर 4 होगा। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज, एज लेंथ दे दी हमें अब की बार, क्या दिया है? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 404 पिकोमीटर मैंने बताया था पहले वीडियोस में, क्या होता है? 10⁻12 मीटर। पिकोमीटर क्या होता है? 10⁻12 मीटर। द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज इक्वल टू 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नंबर या आप निकालना है, कैलकुलेट क्या करना है? मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Zm अपॉन Na क्यूब, राइट। सो वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू Na इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाई Z। ये वैल्यू आपके पास में आएगी, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। Z की वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू है 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई Na 6 इंटू 10⁻23 ही लेना है। और इसके मल्टीप्लाई में ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी है? 404। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू मीटर में है और डेंसिटी की जो वैल्यू है आपके पास में सेंटीमीटर क्यूब में है। तो बेटर ये है कि आप उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। जनरली जो है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब 10⁻² होता है। इसको लिख सकते हैं 404 इंटू 10⁻−10 सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर में लिख लेंगे ये वैल्यू। तो ये वैल्यू आ जाएगी इंटू 10⁻−10 इसका क्यूब है ना, ए का क्यूब है, तो ए की वैल्यू ये हो गई, इसका क्यूब करना है, क्यूब कर दिया मैंने। अब ये वैल्यू आ गई आपके पास में, ये वैल्यू किसकी आई है? ये तीनों वैल्यू, और z से आपको डिवाइड करना है। z की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। विल टॉक अबाउट द क्लोज पैक स्ट्रक्चर। व्हाट आर द क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स? लेट्स सी व्हाट आर द क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले मैं बात करूं किसमें? 1 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे होगी?
आपके पास में क्रिस्टल है, क्या है, क्रिस्टल है, और आपको एटम है जो भी है उनको आप स्फेयर मान के चल रहे हैं, तो वन डायमेंशन में पैकिंग कैसे होगी, एक एटम, फिर उसके साइड बाय साइड एक और एटम, साइड बाय साइड एक और एटम, इस तरह से ये वन डायमेंशन में हो गया, एक लाइन में लेंथ बन रही है। आप ब्रेड्थ बनाएं या फिर हाइट बनाएं, ठीक है ना, वन डायमेंशन में आपके पास में एक ही पैरामीटर होगा। तो ये आपके पास में एटम्स हो गए, और ये एटम्स क्या है, वन बाई वन क्या है, अलाइन है, और ये वन डायमेंशनल पैकिंग हो गई। अब ये कोई भी एटम है, अंदर का कोई भी एटम है, उसके पास में कितने एटम है, 1 और 2। इस एटम के पास में देखा जाए तो कितने एटम है, 2 है। तो नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट एटम कौन से हैं इसके, ये 1 वाला और 2 वाला, कितने हैं, नंबर कितने हैं, 2 एटम है। तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस एटम, इट इज 2, बिकॉज इट इज द नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर मतलब सबसे नजदीक कौन सा एटम है इसके पास में, द नियरेस्ट नेबर ऑफ दिस एटम इज 2। सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 1D एटम इज 2। कोऑर्डिनेशन नंबर, सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर टर्म समझनी पड़ेगी। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स टू पर्टिकुलर एटम, एक पर्टिकुलर एटम से नज़दीक कितने एटम हैं। तो 1D में आपसे 1D क्लोज पैक स्ट्रक्चर में 1D क्लोज पैकिंग में आपसे पूछे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। अगर यूँ पूछ ले क्वेश्चन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, क्वेश्चन है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लास्ट मोस्ट एटम ऑफ 1D क्लोज पैकिंग 1D क्लोज पैकिंग का लास्ट मोस्ट एटम है, सबसे लास्ट वाला। तो इसका कोऑर्डिनेशन नियरेस्ट नेबर कौन सा है, एक ही है इसके पास में, क्या है, एक ही नेबर है इसके पास में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1। ध्यान रखिएगा, लास्ट मोस्ट एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 1 आएगा। यदि सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 1D क्लोज पैकिंग के लिए पूछे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, ठीक है। 1D में कोई ज़्यादा मसाला है नहीं। अब हम बात करेंगे 2D के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, 2D के बारे में बात करेंगे। देखिए 2D क्लोज पैकिंग कैसे हो सकती है। तो 2D क्लोज पैकिंग के लिए जो तरीका है, यदि आपके पास में एटम्स हैं उनको आपने साइड बाय साइड अलाइन कर दिया, तो ये तो लेंथ के अकॉर्डिंग हो गए, सपोज ये लेंथ के अकॉर्डिंग। अब आप 2D में करेंगे तो ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग भी अरेंज करना चाहेंगे, तो एटम्स इनको एक तरीके से ऐसे अरेंज किया जा सकता है कि दूसरा एटम है वो एग्जैक्टली क्या है, पहले वाले एटम के नीचे आए, इस तरह से अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। ये एटम पिचके हुए नहीं है, ये बनाने की थोड़ी बहुत एरर है, ये सारे परफेक्टली स्फेरिकल इन शेप हैं, ठीक है जी। तो इस तरह का अरेंजमेंट हो गया। एटम्स हैं उनको एक के एटम के नीचे दूसरा एटम जो है वो एग्जैक्टली इसके नीचे है। इस तरह की पैकिंग को 2D में इसको कहते हैं, पहला पार्ट है ये, इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। स्क्वायर क्यों कहा है इसको, देखिए इसके सेंटर और इस एटम के सेंटर सबको मिलाया जाए तो आपको मिलेगा एक स्क्वायर, खूबसूरत सा स्क्वायर मिलता है, इसलिए इसको क्या कहता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी पर्टिकुलर एटम को उठाया जाए, सपोज इस एटम को उठाया जाए, इसके नियरेस्ट एटम कितने हैं, इसके नियरेस्ट में कितने एटम हैं, 1 2 3 4, क्योंकि ये वाला इससे नज़दीक नहीं है, देखिए इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये वाला 5 नहीं आएगा, 4 ही आएंगे। 4 एटम इसे टच कर रहे हैं, नज़दीक हैं, नियरेस्ट एटम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज 2। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2 इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। याद रखना, इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D की बात हो रही है। अच्छा, 2D में एक अरेंजमेंट ये बन सकता है, एक और अरेंजमेंट बनता है। एक और अरेंजमेंट कैसे बन सकता है जी, ये आपके पास में एटम्स हैं, 1 डायरेक्शन में अलाइन है। अब क्या किया जाए, ये जो फर्स्ट और सेकंड एटम है इसके बीच में जो खाली जगह है, इसमें
इस एटम को अलाइन कर दिया जाए इस तरह से, इसके बीच में जो जगह है उसमें आ जाए ये वाला एटम, ठीक है, ये वाला एटम इस तरह से इसके बीच में आ जाए और नेक्स्ट वाला एटम इस तरह से बीच में आ जाए। तो इस तरह का अरेंजमेंट भी बन सकता है 2D में। देखिए अब अगला जो एटम आएगा वो इसके एग्जैक्टली नीचे आ सकता है। ऐसे ही ये डिप्रेशन, इसके डिप्रेशन में आ जाए ये वाला एटम। तुमको डिप्रेशन में नहीं आना है, ये वाला एटम तैयारी करते रहिए। इस तरह से ये एटम आ जाएगा इसके बीच में। यहाँ पे जो खाली जगह है उसको कहते हैं वॉइड। क्या कहते हैं? वॉइड कहते हैं। वॉइड क्या है? द एम्प्टी स्पेस बिटवीन एटम्स, द एम्प्टी स्पेस बिटवीन एटम्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसी को क्या कहते हैं? हम वॉइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वॉइड। अब इस तरह का अरेंजमेंट देखिए, एक एटम एक लेयर लगा दी और उसके बीच में जो खाली जगह है उसके बीच में एक और एटम लगा दिया। इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। हेक्सागन कैसे बन रहा है? देखिए इससे जो एटम है, पर्टिकुलर इस एटम से कितने एटम कनेक्टेड हैं, उन कनेक्टेड एटम्स का अगर सेंटर को मिलाया जाए, तो आपको एक हेक्सागन टाइप की ऑब्जेक्ट मिला हुआ दिखाई देगा। देखिए ये हेक्सागन टाइप बन गया, ठीक है ना। हेक्सागन मतलब 6 रेगुलर साइड है इसकी, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। अब इस पर्टिकुलर एटम के पास में कितने एटम है सबसे नज़दीक? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका? अरे बोलो यार 6। क्यों? 1 2 3 4 5 6, सबसे नज़दीक ये एटम इसके पास में है 6, इनकी संख्या 6 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। अब एक और बात, तो इसमें भी वॉइड बन रहे हैं जी, इसमें भी ये खाली जगह है, इसको क्या कहेंगे? वॉइड। वॉइड क्या होता है? स्पेसेस बिटवीन द एटम। वॉइड क्या होता है? स्पेसेस बिटवीन द एटम। अब देखिए यहाँ पे अलग तरह का वॉइड बन रहा है और यहाँ पे अलग तरह का वॉइड बन रहा है। इस वाले वॉइड को कहते हैं ट्राइएंगुलर या ट्राइएंगुलर वॉइड, इसको कहते हैं ट्राइएंगुलर। और ये जो वॉइड बन रहा है 4 एटम से मिलकर बन रहा है, ये इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या कहेंगे इसको? टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको कहते हैं ट्राइएंगुलर वॉइड। तो आपसे पूछे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में कौन सा वॉइड बनता है, तो हेक्सागन से आपको 6 नहीं बोल देना है, क्या आता है? ट्राइएंगुलर वॉइड। इसमें स्क्वायर वाले में तो टेट्रा बोल सकते हैं, टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 2D में, उसके अंदर जो वॉइड बनता है वो ट्राइएंगुलर वॉइड बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये हो गई 2D की बात। अब हम बात करते हैं 3D की, बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार 3D जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। 3D में क्लोज पैकिंग की बात करता हूं मैं। 3D में क्लोज पैकिंग, तो 3D में क्लोज पैकिंग है वो 2D की हेल्प से ही बनेगी। कैसे? देखिए अगर ये हमने 2D में बनाया था अरेंजमेंट, ये तो लेंथ के अकॉर्डिंग एटम अरेंज कर रखे हैं मैंने, इसके नीचे ही एग्जैक्टली मैंने एटम अरेंज कर दिए, इसके नीचे ही एग्जैक्टली एटम अरेंज कर दिए, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास में, राइट। ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जो हमने बनाया था। ये तो 2D हुआ है अभी, ये कैसा है? 2D अरेंजमेंट है। अगर मैं बात करूं किसकी? 3D अरेंजमेंट की, ये तो लेंथ हो गया, ये हो गया ब्रेड्थ। अब सपोज मुझे 3D में बनाना है इसको, तो 3D में क्या करना पड़ेगा? एक बोर्ड के परपेंडिकुलर हाइट और मेंटेन करनी पड़ेगी मुझे। तो सपोज यहाँ पे एक एटम आया, इसके एग्जैक्टली ऊपर एटम है, ऐसे इसके एग्जैक्टली ऊपर एटम है, फिर उस एटम के भी ऊपर एक और एटम है, उस एटम के ऊपर भी एक और एटम है, एटम ही है, बहुत सारे एटम हैं। तो इस तरह से
आपके पास में लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और हाइट भी होगी, इस पे परपेंडिकुलर बहुत सारे एटम लगे हुए हैं, तो 3D अरेंजमेंट होगा। इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। किसमें? 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग है। और इसके बीच में जो वॉइड बन रहा है, देखिए ये जो वॉइड बन रहा है, ये कैसा वॉइड है? जैसे इस तरह से आपके पास में 4 कंचे रखे हुए हैं, उसके एग्जैक्टली ऊपर 4 कंचे रखे हुए हैं, तो उसके बीच में जो खाली जगह है उसमें देखोगे आप तो एक तरीका का एक खाली स्पेस बन रहा होगा, और उस स्पेस की ज्योमेट्री इस तरह की है कि उसको कहा जाता है क्यूबिक वॉइड। यहाँ पे वॉइड जो बनता है उसको कहते हैं क्यूबिकल या क्यूबिक वॉइड। ये कैसा है? क्यूबिक वॉइड बनता है। ठीक है, इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो बहुत ही कम ही हैं बनते हैं, और हमारे पास जो एलिमेंट जितने भी 118 एलिमेंट है उनमें लगभग एक पोलोनियम है, उसका ही ऐसा स्ट्रक्चर देखा गया है जो ऐसा स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाता है। और क्यूबिक उसमें क्या होता है? वॉइड हैज क्यूबिक वॉइड, ओनली 1 एलिमेंट फॉर्म्स क्यूबिक वॉइड, ठीक है जी। तो इस तरह को स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाएंगे 3D के अंदर। ये कैसे बनाया? 2D लिया मैंने, उसके ऊपर एग्जैक्टली वैसे ही एटम फिट कर दिए। अब बात आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और दूसरा जो टाइप है वो हम लेंगे। अब हम बात करेंगे 3D अरेंजमेंट की विद द हेल्प ऑफ 2D हेक्सागोनल अरेंजमेंट। इसको हमने 2D में हेक्सागोनल अरेंजमेंट में बनाया था। अब यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑप्शन हैं। क्या? अगर यहाँ पे पहले एक और लेयर बनाते हैं, ये तो लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, एक और एटम बनाता हूँ मैं। सपोज ये एटम जो है आएगा वो आता है इस वॉइड के ऊपर, ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट जो एटम आता है वो आता है आपके पास में अगले वाले ट्राइंगुलर वॉइड पे। ठीक है जी। ऐसे ही अगले वाला जो एटम, यहाँ पे एक और एटम बनाना चाहूँ, वो आएगा हमारे पास में इस तरह से। ठीक है जी। एक और लेयर बनाते हैं हम, एक और एटम आएगा, वो कैसे आएगा? यहाँ पे इसको वॉइड को ऑक्यूपाई करना है, तो इस तरह से इसको कवर करता हुआ इस वाले वॉइड को थोड़ा काटता हुआ, राइट। ऐसे ही यहाँ पे एक एटम बनाना है मुझे, वो एटम आएगा इस वाले वॉइड को काटता हुआ, इस वाले वॉइड को काटता हुआ और इस वाले वॉइड को काटता हुआ, इस तरह से। ये हमने बताई है। ये वाली जो ब्लैक वाली है ये हमारे पास में है फर्स्ट लेयर। ये वाली जो लेयर है ये है फर्स्ट लेयर। और ये जो दी हुई है ग्रीन से, ये है आपके पास में सेकंड लेयर। अब मैं बात करूँगा थर्ड लेयर के बारे में। बात करूँगा। देखिए थर्ड लेयर कैसे बनेगी। तो थर्ड लेयर बनाने के लिए मेरे पास में 2 ऑप्शन है। क्या है? 2 ऑप्शन है। कैसे? ये खाली जगह है, ये स्टार बन रहा है, इस जगह पे एक थर्ड वाला एटम लगा सकता हूँ मैं रेड से, या फिर यहाँ पे देखिए ये नीचे एक एटम है, इसके ऊपर ये खाली जगह है, इसके ऊपर एक एटम लगा सकता हूँ। तो सपोज मैं इसके ऊपर एटम लगाता हूँ, देखिए ये थर्ड एटम आता है, इसके ऊपर ऐसे पूरी लेयर आएगी। तो पहली वाली लेयर को अगर मैं कहता हूँ A, दूसरी वाली लेयर को कहता हूँ मैं B, और तीसरी वाली जो लेयर है रेड वाली, और इसको क्या कहेंगे? क्योंकि ये फर्स्ट वाली लेयर के ऊपर जो ब्लैक वाला एटम है उसके एग्जैक्टली ऊपर है वो रेड वाला एटम। तो ये वाली जो, अगर मैं ब्लैक वाली को कह रहा था A लेयर, तो ये थर्ड वाली जो लेयर है वो भी A है। इस तरह से मेरे पास जो अरेंजमेंट बन रहा है उसको कहूँगा AB A, पहले ब्लैक A, फिर ब्लू B, फिर रेड A, फिर ऐसे ब्लैक आ जाएगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट को कहेंगे AB टाइप अरेंजमेंट। AB टाइप अरेंजमेंट। इसका दूसरा नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ध्यान रखिएगा ये 3 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशनल है। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है,
इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है एटम का, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका? 12 होता है, 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। एक एटम के नियरेस्ट एटम जो है वो 12 होंगे। आप देख भी सकते हैं, जैसे अगर मैं रेड वाले एटम की बात करूं, रेड वाला एटम इन 3 ब्लू वाले एटम को टच कर रहा है, ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला और ये ब्लू वाला, ऐसे 3 एटम को टच कर रहा है। ऐसे ही एक और ये नीचे वाला जो ये रेड वाला है, ऊपर इसके ऊपर ब्लैक वाला आएगा पार्ट, उसको 6 एटम को सराउंड करेगा। ऐसे ही नीचे 6 एटम है, उनको सराउंड करेगा। तो इस तरह से 12 हो जाता है। आप इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप ए बी टाइप अरेंजमेंट, इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है। इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब देखिए ये तीसरा वाला जो एटम है, इसको मैं, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में परसेंट पैकिंग कितनी होती है? पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। अब यहाँ पे देखिए एक और अरेंजमेंट देखता हूँ मैं। अरेंजमेंट में ये रेड वाला यहाँ पे ना बना के थर्ड लेयर यहाँ पे ना बना के थर्ड लेयर कहाँ पे बनाना चाहता हूँ? पहली बार तो मैंने यहाँ पे बनाई थी इस वाले पॉइंट पे, और अब मैं बनाना चाहता हूँ इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट पे ये स्टार सा बन रहा है, इसके ऊपर मैंने रेड आइटम रख दिया। सपोज ये थर्ड लेयर है, ये क्या है? थर्ड लेयर का एक एटम लगाया हुआ है। ये है आपके पास में थर्ड लेयर। तो ये जो एटम है, पहले वाला लेयर का एटम है क्या? ये है नहीं। बी वाला एटम के एग्जैक्टली ऊपर आ रहा है क्या? ये नहीं। ये सी वाला जो एटम है, थर्ड वाला जो एटम है, वो किसी न किसी एटम के किसी भी लेयर के साथ में समानता नहीं रखता है, इसलिए थर्ड लेयर है, इसको मैंने सी कह दिया। तो इस टाइप का अरेंजमेंट बनेगा, इसको कहेंगे ABC टाइप अरेंजमेंट। क्या होगा इसका नाम? ABC। इसका नाम होगा ABC टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। और इस तरह की पैकिंग को कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं इसको? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और अद्भुत है, आश्चर्य है, क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है इसकी भी 74% होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका 12 होता है। इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो होती है, इसके अंदर जो यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर कौन सी यूनिट सेल होती है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है। इसलिए आपको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में पता ही है। पैकिंग एफिशिएंसी 72% होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने जो ये अरेंजमेंट बनाया है, ये 2D की हेल्प से ही बनाया है, 2D की हेल्प से ही बनाया है। तो सवाल ये यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँ स्टेटमेंट के रूप में, तो आप बताइएगा ये सही है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D डिफर्स फ्रॉम, ऑप्शन ए है फर्स्ट लेयर, ऑप्शन बी है सेकेंड लेयर, ऑप्शन सी है थर्ड लेयर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थर्ड लेयर, क्योंकि जो 2 लेयर है, फर्स्ट वाली लेयर और सेकंड वाली लेयर, ब्लैक वाली लेयर और ब्लू वाली लेयर, दोनों लेयर एक जैसी ही हैं। चाहे वो अरेंजमेंट, चाहे वो फिर हेक्सागोनल अरेंजमेंट हो या फिर कौन सा क्यूबिक अरेंजमेंट हो। कहाँ से डिफरेंस शुरू होता है? थर्ड लेयर से। थर्ड लेयर में अगर ये एटम आए, जो ये यहाँ पे स्पेस बन रहा है, इसको ऑक्यूपाई करते हैं, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कैसे कहते हैं इसको? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये थर्ड लेयर आई है, वो कहाँ पे आई है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे आई है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में यहाँ पे लिख सकते हैं आप थर्ड लेयर इज एट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी मैं बात करूँगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसे कहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो थर्ड लेयर आई थी वो यहाँ पे आई थी, थर्ड लेयर यहाँ पे आई थी, देखिए इस वाले एटम पे आई थी। तो ये 3 एटम हैं ब्लू वाले, इसके ऊपर एक और एटम रखने पर यहाँ पे जो वॉइड बना, ये खाली जगह बनी, उसको कहते हैं टेट्राहाइड्रल वॉइड। तो जो आपके पास में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वहाँ पे जो एटम आता है, एटम ऑफ थर्ड लेयर एट टेट्राहाइड्रल वॉइड, किस पे?
टेट्राहेड्रल वॉइड पे। इस तरह से आप क्लोज पैकिंग के बारे में अच्छे समझ सकते हैं। इस वीडियो को 1-2 बार देखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि लेयर्स में अरेंजमेंट कैसे हैं। तो यहाँ पे हमने बात किया था 1D में कोई नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 2 है। 2D में हमने 2 तरह के अरेंजमेंट पढ़े थे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसके बाद में हमने बात की थी 3D में हमने एक अरेंजमेंट बनाया था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कह रहे थे, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखेंगे उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, लिख लीजिए। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, क्यूबिक वॉइड बनता है वहाँ पे, ठीक है। और अब यहाँ पे बात की हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2D की हेल्प से हम 3D में अरेंजमेंट बनाना चाहते हैं। तो एक तो आया हमारे पास में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एक आया हमारे पास में क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में यूनिट सेल होती है, एफसीसी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। ऐसे ही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे वॉइड जो बनते हैं, अगर मैं बात करूँ वॉइड की, तो वॉइड यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड भी बनते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बनते हैं। अगले लेक्चर्स में हम वॉइड्स के बारे में सीखेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं उनके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।